So hey everyone, welcome to the channel Learn with Engineers. Today we are going to discuss 5 most important and repeated question for JEE Mains from Error and Measurement chapter. So here is the first question. Before that, let us discuss some fundamental concept. यार हमारे पास दो क्वांटिटीज होते हैं, दो टाइप के, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दूसरा ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो दुनिया में पाए जाते हैं ये 7 क्वांटिटीज है। एक है मास, m से डिनोट किया जाता है, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। ऑलराइट, ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें से ये फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपका ज्यादा यूज देखने को नहीं मिलेगा, ये चैप्टर्स में पूरा देखने को मिलेगा। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इन द फॉर्म ऑफ G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H, प्लैंक्स कांस्टेंट and C, speed of light, the time period will be proportional to। सीधा सीधी आप जानिए तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि G, H और C के टर्म्स में टाइम का क्या रिलेशन है। सो यार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि टाइम जो है, लेट अस सपोज टाइम इज प्रोपोर्शनल टू G का पावर A, H का पावर B एंड ऑफ कोर्स C का पावर C। ए बी सी वेरिएबल मान लिए हम लोग, सपोज कर लिए। ए बी सी की जगह आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। बिफोर सॉल्विंग दिस वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर जी, एच एंड सी। सो लेट्स फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर जी फर्स्ट। जी, यार जी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने से पहले हमें एक ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें जी आता हो। तो हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें एफ का जो रिलेशन है जी के टर्म्स में, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि G का जो फॉर्मूला आएगा, या G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जब फंडामेंटल यूनिट बैठाते हैं तो F का हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2, आर स्क्वायर जो कि एल स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर यहाँ हो जाएगा नीचे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। m का पावर -1, l का पावर 3 और t -2। सो लेट्स कम टू द h व्हिच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यार हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, जहां से हम लोग h को लिख सकते हैं h इज इक्वल टू लैम्डा mv। तो यहाँ से हम लोग जब पुट करते हैं फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला जब पुट करते हैं, लैम्डा एक लेंथ है जो कि l से डिनोट करते हैं, L लिख सकते हैं, मास को m, v जो वेलोसिटी है L t -1। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं L t -1, ऑफ कोर्स h इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर m का पावर 1 t का पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज h। एंड देन आफ्टर c, एज वी नो c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड का ही जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वही c का हो जाएगा L t -1। अब अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे G का, H का और C का, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे जब G का डायमेंशनल फार्मूला, H का और C का, तो हमें देखने को मिलेगा T इज प्रोपोर्शनल टू G। जब हम लोग पुट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला वाइज तो आएगा पहले मास का m -a, L 3a, T -2a, और H का डायमेंशनल फार्मूला L 2b m b t का पावर -b। ऑलराइट गाइस, और जब C का हम लोग पुट करेंगे L का पावर c, t का पावर -c। ये जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए जब डायमेंशनल फार्मूला को अपने अपने जगह पे, तो ये आया। अब जब हम लोग एक एक टाइप के क्वांटिटीज को एक साथ करते हैं तो हमें देखने यहाँ ये रिलेशन आएगा, t इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर -a प्लस b, l का पावर 3a प्लस 2b प्लस c, एंड देन t का पावर -2a -b -c। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ऑफकोर्स t का पावर 1, LHS में हमारा लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर 1, m का पावर 0, l का पावर 0 इज इक्वल टू k टाइम m का पावर -a प्लस b
एल का पावर 3a प्लस 2b प्लस सी टी का पावर माइनस 2a माइनस बी माइनस सी। ये आ रहा है हमारा रिलेशन। अब जब यहाँ से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आएगा तीन इक्वेशन, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू एल का पावर 0 है, सो इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ऑलराइट गाइस, और यहाँ पे देखिए अब हम टाइम का देखते हैं। टाइम का माइनस 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें a और b का वैल्यू निकल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट या फिर टिक कर सकते हैं कि कौन सा सही है। सो हम लोग फाइंड करते हैं a और b c का वैल्यू। सो पहले इक्वेशन से हमने क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से a इज इक्वल टू बी आएगा, बिकॉज a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, जब हम a को उधर ले जाएंगे तो प्लस a हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं यार, जो a का जो वैल्यू आने वाला है वो b के इक्वल आने वाला, मतलब g का जो पावर है और h का जो पावर है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जिसमें g और h का पावर सेम नहीं है उसको हटा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। h का पावर 1/2 है और g का पावर माइनस 1/2 है, तो हटा दिए। ऑलराइट, अब हम लोग जब a और b का जो इक्वलिटी है उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो हमें देखने को मिलेगा यार, जब हम लोग a इज इक्वल टू b पुट करते हैं यहाँ पर, तो 3a और 2b के जगह 2a लिख सकते हैं प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा a इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू माइनस c, a इज इक्वल टू माइनस c बाय 5। तो यार ये a और ऑफकोर्स a और c में रिलेशन है, a और c में रिलेशन ये है। तो यार यहाँ पे देखो a और c का रिलेशन इस ऑप्शन में भी इस तरह का नहीं देखने को मिल रहा, और इस ऑप्शन में भी। यहाँ से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि a और c में जो रिलेशन है, यहाँ c और a में जो रिलेशन है वो 3 का है, यहाँ भी 3 का है, और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है जहाँ पे a और c का 1/5 का रिलेशन में। तो यहाँ से भी हम लोग बिना आगे फर्दर सॉल्व किए हम लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना है। सो मूविंग फर्दर, हम लोग जब a का वैल्यू इतना ले आए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन इक्वेशन 3 में जब हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज को, तब हमें वैल्यू मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं माइनस 2a, b को भी हम a लिख सकते हैं a, और c के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5 टाइम a। ऑलराइट गाइस, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम c का वैल्यू देखिए आप 5a माइनस 5 टाइम इज इक्वल टू c, 5a ये आएगा रिलेशन। तो यहाँ हम लोग पुट कर दिए माइनस 5 टाइम a, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3a प्लस 2a प्लस 5a, सॉरी 5a इज इक्वल टू 1। यहाँ से a 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। आज जैसे कि हम लोग को देख रहे हैं a इज इक्वल टू b है, तो b इज इक्वल टू भी 1/2 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 5 टाइम माइनस 5 टाइम a होता है, इसका मीन्स 5/2। तो ये जब हम लोग पुट करेंगे, जब वैल्यूज को सारा पुट करेंगे, ये जो वैल्यू हमारा आ गया पुट करेंगे, तो हमारा जो रिलेशन आएगा t इज इक्वल टू √gh बाय c का पावर 5, विच इज ऑप्शन नंबर ए। So this is the answer of question number 4. So coming to the next question guys, the second one, in SI unit the dimension of epsilon naught by mu naught is। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं ये क्वेश्चन को यहाँ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक रिलेशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी रिलेशन से 3-4 क्वेश्चन लगातार जेईई मेंस में देखने को मिले हैं, और ये रिलेशन ये है कि 1/√epsilon naught इंटू म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो c के बराबर होता है। इसी रिलेशन से ये क्वेश्चन को भी टैकल करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास √epsilon naught बाय म्यू नॉट। अगर हम लोग दोनों तरफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम अच्छे से देखें तो ये हमारे पास आ जा रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√epsilon नॉट इंटू म्यू नॉट। ऑलराइट गाइस, और यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि इसका वैल्यू c होता है, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू c।
अब इसका जब हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे वही इसका आंसर होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालने के लिए हमें पता है यार, कूलॉम्स लॉ से हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू q स्क्वायर। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट को हम यहाँ से नेगलेक्ट करते जाएंगे और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हम लिखेंगे q स्क्वायर डिवाइडेड बाय f इंटू r स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग डायमेंशन, क्योंकि हमें पता है यार q/t इज इक्वल टू i होता है या a होता है, तो यहाँ से हमें पता है q इज इक्वल टू at हो जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l t - 2 होता है और l स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर का, तो यहाँ l स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर और t का पावर -2 ऊपर चल जाएगा तो t का पावर 4 हो जाएगा, t का पावर 4 t का पावर 4 m का पावर -1 और यहाँ से l का पावर -3। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। अब बच्चे क्या करते हैं कि यही सॉल्व करने के बाद ऑप्शन की ओर चले जाते हैं और वो वहाँ पे एक ऑप्शन इसी तरह का दिया हुआ रहेगा जेईई मेंस में और टिक करके आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए सिली मिस्टेक कहलाता है बाद में जाके। तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है। अब यहाँ हमें पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू सी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो हम यहाँ से सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू सी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो a स्क्वायर t का पावर 4 m का पावर -1 l का पावर -3 और c जो एक स्पीड ऑफ लाइट है उसका डायमेंशनल फार्मूला l t-1 होने वाला है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर a का पावर 2 t का पावर, यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा a का पावर 2 t का पावर 3 l का पावर -2 और m का पावर -1, जो कि यार ऑप्शन नंबर 3 ऑफकोर्स सॉरी ऑप्शन नंबर डी है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 को हैंडल कर लिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट काउंट of the main scale of a vernier caliper is 1 mm. When jaws are touching each other, the zero of the vernier scale is lying 0.7 mm right of the main scale. When this vernier scale is used to measure length of a cylinder, the zero of the vernier scale between 3.1 cm and 3.2 cm and the 4 vernier scale division coincide with a main scale division, the length of the cylinder when 9 MSD is equal to 10 VSD, means 9 vernier scale division is equal to 10 vernier scale division। यहाँ हमें देख रखा हुआ main scale division का लिस्ट काउंट 1 mm और 9 MSD is equal to 10 VSD। तो किसी भी लेंथ मेजर करने के लिए हमें लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकालना होगा। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। वहाँ से रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है 9 MSD इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है गिवन 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। ऑलराइट, तो 1 VSD इज इक्वल टू हो जाएगा 9/10। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे लिस्ट काउंट तो वो आ जाएगा 1 माइनस 9/10 MSD। यहाँ से पुट करेंगे तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आएगा 0.1 MSD, विच इज इक्वल टू 0.01 mm, 0.01 mm, सॉरी गाइज 0.1 mm, 0.1 mm। ये हो गया लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। और यहाँ गाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब वर्नियर स्केल 0 स्टार्ट होता है 3.1 सेंटीमीटर से और 3.2 सेंटीमीटर के बीच से स्टार्ट होता है। तो सपोज दैट दिस इज मेन स्केल रीडिंग, दिस इज मेन स्केल रीडिंग 1 2 3 ऐसे 1 mm का इसका लिस्ट काउंट होता है मेन स्केल का, और ये 1 सेंटीमीटर का
तो 3.1 और 3.2 के बीच से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज 3.1 एंड दिस इज 3.2 और इसके बीच से स्टार्ट हो रहा है जीरो ऑफ दी वर्नियर स्केल। तो यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है। तो हमें तो ये पता है कि मेन स्केल में 1 2 3 यहाँ तक हमें पता है ये 3.1 है, 3.1 है। तो जो जहाँ तक हमें क्लियर पता चल जा रहा वो एम एस हो गया, मेन स्केल रीडिंग हो गया, एम एस आर जिसको बोलते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या है 3.1 हो गया। और उसके बाद जो ये जो गैप बचा हुआ ये हमें निकालना है। ये हमें निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि यार जो बीच में जो गैप बचा हुआ जो 3.1 और 3.2 के बीच जहाँ बीच में जो पड़ रहा है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वो गैप निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू कोइंसाइडिंग पॉइंट, कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ वर्नियर स्केल। कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है गाइस, यहाँ दिया हुआ फोर्थ VSD कोइंसाइड विद MSD, तो फोर्थ यहाँ हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल हम लोग निकाल चुके हैं 0.1 mm। तो यहाँ पे ये जो गैप वाला डिस्टेंस हो गया ये हो गया 0.1 mm इंटू 4 पोजिशन पे, फोर्थ पोजिशन पे कोइंसाइड कर रहा तो ये 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू गाइस 0.4 mm is the distance of this between 3.1 and 3.2 जहाँ से जीरो का स्टार्ट हो रहा है। ये गैप का जो डिस्टेंस है 0.4 mm। तो रीडिंग जो होता है गाइस, रीडिंग जो होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऑलरेडी गाइस तो जीरो एरर यहाँ दे के रखा हुआ है हमें 0.7 mm राइट ऑफ दी मेन स्केल। राइट होने का मतलब होता है पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि यार पहले से हमें राइट में ये शिफ्ट किया हुआ रहता है। जब जो टच हुए होते हैं तब वो 0.7 mm पहले से राइट में शिफ्ट हुआ होता है। मतलब हम लोग हमेशा उसको एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं, इसलिए हमें घटाने की आवश्यकता होगी, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें मेन स्केल रीडिंग हमें पता है 3.1 है या 3.1 मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हम अभी निकाल लिए। जो बीच में आ रहा रीडिंग उसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 0.4 mm में आएगा। ये सेंटीमीटर में, ये mm में, तो उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस जीरो एरर हमें पता है 0.7 mm दिया हुआ, तो 0.7 mm को भी सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो हम 10⁻⁻1 से ये करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं गाइस तो रीडिंग हमारा आता 3.1 प्लस 0.04 माइनस 0.07। अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3.10 माइनस, ये माइनस में चला जाएगा 0.03। तब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो ये आ जाएगा मेरा 3.07 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर for this question. So moving to the next question, the fourth one. If the screw on a screw gauge is given 6 rotation, it moves by 3 mm on the main scale. If there are 50 division on the circular scale, the least count of the screw gauge is. The question is simply ये पूछ रहा है कि आपको least count निकालना है screw gauge का। हमारे पास दिया हुआ है कि जब हम 6 रोटेशन मूव कराते हैं इसको सर्कुलर स्केल का तो 3 mm लीनियरली मूव करता है। जैसे कि गाइस हम लोग जानते हैं कि एक रोटेशन में जितना लीनियरली मूव करते हैं उसे हमें पिच कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 6 रोटेशन में, 6 रोटेशन जब हम मूव करते हैं तो लीनियर मोशन जब करता है तब आगे वो 3 mm बढ़ता है। ऑलराइट गाइस, 6 रोटेशन जब हम मूव करते हैं सर्कुलर स्केल को तो 3 mm आगे बढ़ता है। तो एक रोटेशन में जो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसे हम पिच कहते हैं, जो कि 3 mm 6 में था तो 1 में हो जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 0.5 mm। सो गाइस पिच क्या हो गया, ये स्क्रू गॉज का पिच हो गया 0.5 mm। ऑलराइट गाइस, ये पिच हो गया। और हमें पता है गाइस कि सर्कुलर स्केल में, सर्कुलर स्केल जो है हमारे पास, सर्कुलर स्केल जो है इसमें 50 डिवीजन है, इस तरह करके 50 डिवीजन है टोटल। तो जब 50 डिवीजन पूरा कंप्लीट रोटेट कर जाता है तो हमें
एक रोटेशन पूरा मिलता है जो कि 0.5 mm लीनियरली मूव करता है। 0.5 mm जो कि पिच है वो मूव करता है जब 50 डिवीजन मूव करता है। तो लिस्ट काउंट होता क्या? लिस्ट काउंट उसे कहते हैं जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होता है मेजरमेंट का, उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। तो हम सोचिए कि अगर हम एक डिवीजन को बस रोटेट करें तो क्या वो लिस्ट काउंट नहीं होगा? क्योंकि हम मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक डिवीजन अगर हम खिसकाएं इसको तो वो कितना आगे लीनियरली खिसकेगा, उसे हमें कहते हैं वो होगा हमारे लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, दैट इज लिस्ट काउंट। तो हमें पता है पिच ये होता है इतना 50 डिवीजन जब हम लोग रोटेट करते हैं तो 0.5 mm घूमता है 50 डिवीजन में, 50 डिवीजन से 0.5 mm लीनियर मूव करता है। तो एक डिवीजन से कितना होगा गाइस? 0.5 mm divided by 50, that is equal to 0.01 mm. So this is what the actual answer is, स्क्रो गॉज का लिस्ट काउंट। क्योंकि यार यही मिनिमम पॉसिबिलिटी है जो जितना से जितना मतलब मिनिमम हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी 0.05 mm। अब इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमें mm में 0.01 mm नहीं दिख रहा, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और इसे इजीली हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं गाइस कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। वहां से भी हम यहां से निकाल सकते हैं, वहां से भी इसे निकाल सकते हैं। पिच हमें क्या आया था 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन क्या है गाइस? नंबर ऑफ डिवीजन हमारा है 50, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, which is option number A. So option number A is the correct answer for this question. Moving to the next question, question number 5. If the momentum P, area A and the time T are taken to be the fundamental quantities, then the dimensional formula for the energy is. एक्चुअली गाइस ये मोमेंटम और एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन हमें यह मानने को बोला गया है कि मोमेंटम और एरिया और टाइम को एक फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के हमें एनर्जी का रिलेशन निकालना पी, ए और टी के फॉर्म। ऑलराइट गाइस, तो हम मान लेते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जो कि मोमेंटम है टू द पावर ए, एरिया का पावर बी और टाइम का पावर सी। ऑलराइट गाइस, ये हमने लेट कर लिया और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से जब हटाएंगे तो के आ जाएगा बीच में, पी का पावर ए का पावर बी और टी का पावर सी। सो एक एक करके हम डायमेंशन निकालेंगे। मोमेंटम हम लोग जैसे कि जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मास का होता है m और वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम lt-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। यहाँ हम रख देंगे k टाइम m का पावर a, l का पावर a एंड t का पावर -a। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो लेंथ इनटू लेंथ दैट इज इक्वल टू l का पावर 2। सो यहाँ जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे l का पावर +2b हो जाएगा 2b एंड t जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो इसका डायमेंशनल t होता है डायमेंशनल फार्मूला t का पावर c। अब जब हम लोग यहाँ से, और हमें पता है गाइस एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m l स्क्वायर t -2, क्योंकि फोर्स का होता है m l t -2 और वहां पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी होता है या वर्क डन होता है, तो l से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m l स्क्वायर t -2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक एक टाइप के जो क्वांटिटीज है उसको एक साइड करने से हमें देखने को मिलेगा ये m का पावर 1 l टू द पावर 2 t का पावर -2 एंड m a l का पावर a +2b। यहाँ से जब l को दोनों एक साथ कर दिए t का पावर -a +t। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप के यहाँ आ गया। और जब हम कंपेयर करेंगे LHS और RHS को, तब हम देखते हैं यहाँ पर m का पावर 1 है और m का पावर a है, तो यहाँ a का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिल रहा है हमें। और l का पावर 2 है और इधर a +2b है, जब हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे तो 2 = a +2b आ जाएगा। और यहाँ a का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ a का वैल्यू 1 पुट करेंगे
तो 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, और यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 1 एंड b 2b इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1/2। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन भी मिला सकते हैं, लेकिन हम लोग c का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से टाइम को जब हम कंपेयर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू, इधर साइड आरएसएस में क्या है हमारा, -a प्लस c। तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ -2 इज इक्वल टू -1 प्लस c पुट करेंगे और a को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू -1। तो ये a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू -1। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इज इक्वल टू p टू द पावर 1 a टू द पावर 1/2 एंड t टू द पावर, c का वैल्यू आ गया -1 तो 1। So this is the correct answer, which is option number C. So option number C is the correct answer for this question. Thank you.